सभी को नमस्ते। पिछले दो वीडियो में हमने अंशायु क्या है, पिंडायु क्या है, नैसर्गिक आयु क्या है, इसके ऊपर एक विस्तृत चर्चा किए थे। आज हम एंशियंट एज में एस्ट्रोलॉजर्स तो दशा सिस्टम पॉपुलरली यूज करते थे, जिसको मूल दशा भी बोलते हैं। इसके ऊपर एक विस्तृत चर्चा करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की टॉपिक। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में देखिए, अगर आप प्रेजेंट डेज की बात करें तो विंशोत्तरी दशा, जो कि एक नक्षत्र बेस्ड दशा सिस्टम है, इट इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एंड कॉमनली यूज दशा। अगर आप इसकी ओरिजिन की बात करें तो ऋषि सत्याचार्य, जो कि सत्य जातकम या फिर ध्रुव नड़ी के रचयिता हैं, उन्होंने इस किताब में विंशोत्तरी दशा को सबसे पहले लिखा था। फिर इसके बाद जब बृहद पराशर होरा शास्त्र, मान सागरी, उत्तर कलामृत, ये सब जब डेवलप हुए, उसमें जब विंशोत्तरी दशा की रिपीटेडली यूज हुए, तो उसके बाद विंशोत्तरी दशा जो है वो वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर दशा सिस्टम बन गया। बट विंशोत्तरी दशा से पहले, अगर आप आज से 1500 2000 साल पहले जाएं, तो उस समय में जो पॉपुलर दशा था वो नक्षत्र बेस्ड दशा सिस्टम नहीं था, वो प्लैनेट बेस्ड दशा सिस्टम था। इसमें क्या होता था कि सूर्य से लेकर शनि तक जो 7 प्लैनेट्स हैं, वो अंशायु, पिंडायु और नैसर्गिक आयु मेथड से एक इंसान को जो लॉन्जिविटी प्रदान करते हैं, उस लॉन्जिविटी एक इंडिविजुअल प्लैनेट कितना दे रहा है, इसके थ्रू उसका जो दशा स्पान गवर्न होता था। इसको कल्याण वर्मा जी ने अपने जो किताब सारावली है उसमें मूल दशा के नाम से लिखा है। ये जो मूल दशा है, 6th सेंचुरी एडी के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एस्ट्रोनॉमर ऑफ इंडिया वराहमिहिर जी इसके बहुत बड़े फॉलोअर थे। और अपना जो किताब है बृहद जातकम, इसके अगर आप दशा अंतरदशा अध्याय देखें तो वहां पे सिर्फ और सिर्फ मूल दशा के बारे में ही लिखा गया है। अगर आप 11th सेंचुरी एडी के जो पॉपुलर मैथमेटिशियन और एस्ट्रोनॉमर थे, श्रीपति बुद्ध, उनकी किताब श्रीपति पद्धति को अगर आप देखेंगे तो वहां पे ये पाएंगे कि उसमें जो दशा अंतरदशा विचाराध्याय चैप्टर है, वहां पे भी श्रीपति बुद्ध ने अपनी जो फोकस है वो मोस्टली मूल दशा पर ही किए हैं। तो इससे हमको क्या पता चल रहा है कि ये जो मूल दशा है, इट इज वन ऑफ द ओरिजिनल दशा सिस्टम ऑफ वैदिक एस्ट्रोलॉजी। आज की इस वीडियो में हम मूल दशा के ऊपर एच पर श्री वराहमिहिर के जो ओपिनियन है उसके रेफरेंस में एक अच्छी जानकारी प्रदान करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी मेन टॉपिक। बृहद जातकम ऑफ वराहमिहिर के अगर आप दशा अंतरदशा अध्याय खोलें, उसके अगर श्लोक नंबर 1 देखें, तो यहाँ पे क्या लिखा गया है कि मूल दशा की जो शुरुआत होती है, जो फर्स्ट दशा होती है, वो लगन, सूर्य और चंद्रमा, इन तीनों में से जो बलि होता है उससे शुरू होता है। अब अगर नेक्स्ट दशा की जो सीक्वेंस है उसकी बात करें, तो पहली दशा जहां से शुरू होगी, उस दशा से जो केंद्र भाव है 1 4 7 10, वहां पे जो प्लैनेट्स बैठे होंगे उनके बल के अनुसार सिक्वेंसली नेक्स्ट दशा आएंगी। फिर उसके बाद ओरिजिनल दशा से जो पड़फर भाव है 2 5 8 11, यहाँ पे जो प्लैनेट्स बैठे होंगे इनकी दशा सीक्वेंस आएगी। फिर लास्ट में ओरिजिनल दशा के जो एपोक्लिम भाव है, अर्थात 3 6 9 12, वहां पे जो प्लैनेट्स बैठे होंगे अपने बल के अनुसार सिक्वेंशियली इनकी दशा आएगी। अब श्लोक नंबर 2 देखिए, यहाँ पे क्या लिखा गया है कि ये जो मूल दशाएं हैं, यहाँ पे एक दशा स्पैन कितनी रहती है। यहाँ पे वराहमिहिर जी ये बोल रहे हैं कि दशा की जो स्पैन होती है वो एक पर्टिकुलर प्लैनेट नेटिव को कितना आयु प्रदान कर रहा है उसके ऊपर निर्भर होता है। फिर यहाँ पे ये लिखा गया है कि अगर मल्टीपल प्लैनेट्स एक सिमिलर कैटेगरी ऑफ भाव में लाए कर रहे हों, तो उनमें से जो स्ट्रॉन्गेस्ट होता है उसकी दशा सबसे पहले आती है और वीकेस्ट के सबसे लास्ट में आती है। फिर ये लिखा गया है कि अगर कोई दो प्लैनेट इक्वल स्ट्रेंथ कैरी कर रहे हो, तो उस केस में जो प्लैनेट ज्यादा आयु प्रदान कर रहा होगा नेटिव को, उसकी दशा पहले आती है। और लास्ट में ये भी लिखा गया है कि अगर दो प्लैनेट्स की स्ट्रेंथ बराबर हो एंड वो अगर इक्वल नंबर ऑफ इयर्स एज लॉन्जिविटी उस नेटिव को प्रदान कर रहे हो, तो उस केस में जो ग्रह सूर्य से दूर जा रहा हो उसकी दशा सबसे पहले आएगी। फिर जो ग्रह सूर्य को अप्रोच कर रहा हो उसकी दशा जो है वो बाद में आएगी। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं। ये डॉक्टर बीवी रमन जी की कुंडली है। हमारी जो
पिंडायु मेथड वीडियो है, उसमें डॉक्टर बीबी रमन जी की हमने पिंडायु निकाला था, और उसी एग्जाम्पल को हम अभी कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो देखिए कि इनके चार्ट में लगन, चंद्रमा और सूर्य, इन तीनों में से जो बलि था वो सूर्य था। कैसे? वो आप पिंडायु मेथड वाली वीडियो देखिए, आपको पता चल जाएगा। तो सबसे पहले इनकी जो दशा आएगी वो आएगी सूर्य की, क्योंकि वो इन तीनों में से सबसे बली है। अब हम नेक्स्ट दशा सीक्वेंस को अगर जानना चाहें तो सूर्य जिस राशि में बैठा है, कर्क राशि, उसको रोटेट करके लगन बना देंगे। अब देखिए, सूर्य जिस राशि में बैठा है, उस राशि से जो केंद्र भाव है, वहां पे कोई प्लैनेट बैठा है क्या? वहां पे कोई प्लैनेट नहीं बैठा है। अब हम कहाँ पे जाएंगे? पणफर भावों में जाएंगे। देखिए, इनके पणफर भाव में सारे के सारे प्लैनेट्स बैठे हैं, अर्थात सेकंड भाव में मार्स, मरकरी, वीनस, फिफ्थ में जुपिटर, एट्थ में एक्वेरियस साइन जो कि एसेंडेंट है, और इलेवेंथ में शनि और चंद्रमा। अब ये जो सारे के सारे पणफर भाव में बैठ गए हैं, अब कैसे पता लगाएं कि किसकी दशा पहले आएगी? सबसे पहले देखिए, इतने जो प्लैनेट्स बैठे हैं इनमें से षडबल किसकी ज्यादा है? देखिए, चंद्रमा का षडबल रेशियो जो है वो 1.5 है, शनि की षडबल रेशियो 1.5 है, तो दोनों की षडबल जो है वो सेम है। अब हम कैसे पता लगाएं कि इन दोनों में से किसकी सीक्वेंस पहले आएगी? देखिए, एज पर द ओपिनियन ऑफ श्री बरामहीर जी, जो प्लैनेट ज्यादा आयु प्रदान कर रहा होगा उसकी पहले आएगी, अगर दो प्लैनेट्स के बीच सेम बल हो तो। क्योंकि यहाँ पे चंद्रमा इन पिंडायु 23 साल और 6 महीने प्रदान कर रहा है, और शनि जो है वो 11 साल और 1 महीना ही प्रदान कर रहा है, इसीलिए चंद्रमा की दशा पहले आएगी, फिर शनि की आएगी। अब हमारे पास तीन प्लैनेट्स हो गए, सन, मून और सटर्न। चलिए अभी देखते हैं मार्स, मरकरी, जुपिटर, वीनस में से किसकी दशा आएगी। देखिए यहाँ पे मार्स की जो षटबल है वो 1.3 है, बाकी तीनों में से ज्यादा है, तो इसकी दशा सबसे पहले आ जाएगी। फिर अगर मरकरी और जुपिटर को देखें, इन दोनों की षटबल बराबर है, अर्थात 1.1 है, मगर पिंडायु में मरकरी जो है वो 10 ईयर्स प्रदान कर रहा है नेटिव को, और जुपिटर जो है वो 8 साल, इसीलिए मरकरी की पहले आएगी, फिर जुपिटर की आएगी। और लास्ट में बच गया वीनस, जो कि सडबल में 0.9 स्कोर कर रहा था, ये वीकेस्ट प्लैनेट था, इसीलिए उसकी दशा 7th पोजीशन में आ रही है। अब आती है लास्ट दशा। देखिए, लास्ट जो है वो एसेंडेंट की दशा आएगी। ऐसा क्यों? जब हमने पिंडायु निकाला था, तो बीबी रमन जी के केस में एसेंडेंट जो आयु कंट्रीब्यूट कर रहा था इनको, वो 3 साल एंड 2 महीने का था, लोएस्ट। तो जब कभी हम मूल दशा निकालेंगे, तो एसेंडेंट की जो सीक्वेंस है वो उसके कितना आयु कंट्रीब्यूट कर रहा है उसको लेके डिटरमाइन किया जाएगा। अब देखते हैं कैलकुलेशन ऑफ अंतर्दशा। बृहद जातकम की जो दशा अंतर्दशा अध्याय है, अगर इसकी श्लोक नंबर 3 को देखें, तो यहाँ पे बराहमठ जी क्या बता रहे हैं कि हमारी जो अंतर्दशा सीक्वेंस है, सबसे पहले तो महादशा स्वामी की अंतर्दशा आएगी, फिर महादशा स्वामी के साथ जो प्लैनेट कंजंक्शंस होंगे उनमें से जो स्ट्रॉन्गेस्ट है उसकी दशा आएगी, फिर महादशा स्वामी से त्रिकोण में अर्थात 5th एंड 9th प्लेस में जो प्लैनेट्स बैठे होंगे उनमें से जो स्ट्रॉन्गेस्ट है उनकी दशा आएगी, फिर महादशा स्वामी से चतुरस्त्र अर्थात 4th एंड 8th प्लेस में जो प्लैनेट्स बैठे होंगे उनमें से जो स्ट्रॉन्गेस्ट है उनकी दशा आएगी, फिर महादशा प्लैनेट्स से 7th प्लेस में जितने भी प्लैनेट्स बैठे होंगे उनमें से जो स्ट्रॉन्गेस्ट है उनकी दशा आएगी। अब यहाँ पे अंतर्दशा के फ्रैक्शन के बारे में दी गई है कि महादशा स्वामी की जो खुद की अंतर्दशा होगी उसकी जो फ्रैक्शन होगी वो 1/1, फिर इसके साथ कंजंक्शन में जितने प्लैनेट्स बैठे हैं उनमें से जो स्ट्रॉन्गेस्ट होगा उसको 1/2 फ्रैक्शन की अंतर्दशा अलॉट हो जाएगी, फिर इसके त्रिकोण में जितने भी प्लैनेट्स बैठे होंगे इनमें से जो स्ट्रॉन्गेस्ट होगा उसको 1/3 फ्रैक्शन की अंतर्दशा, फिर इससे चतुरस्र भाव अर्थात 4th एंड 8th प्लेस में जितने प्लैनेट्स बैठे होंगे उनमें से जो स्ट्रॉन्गेस्ट होगा उनको 1/4 फ्रैक्शन का, और फाइनली महादशा स्वामी से सप्तम भाव में जितने भी प्लैनेट्स बैठे होंगे उनमें से जो स्ट्रॉन्गेस्ट है उसको 1/7 फ्रैक्शन की अंतर्दशा जो है वो प्राप्त होगी। अब देखिए, श्लोक नंबर 4 में स्पैन ऑफ अंतर्दशा कैसे निकालें इसके बारे में दी गई है। सबसे पहले हमको क्या करना है कि हमने जो फ्रैक्शंस के बारे में आपको बताया पिछले स्लाइड में, उन फ्रैक्शंस को पहले लिख देना है, जो फ्रैक्शंस एलिजिबल हैं सिर्फ उनको। फिर एक पर्टिकुलर फ्रैक्शन में एक न्यूमरेटर होता है, एक डिनोमिनेटर होता है, वो जो डिनोमिनेटर्स निकले उन सब का हम एलसीएम अर्थात लोएस्ट कॉमन मल्टीपल जो है उसको निकालेंगे। फिर वो जो एलसीएम निकला उसको हर एक फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, और इंडिविजुअली जो प्रोडक्ट्स निकला उसको हम नोट कर देंगे। ये जो प्रोडक्ट्स निकले, अब इसको हमको ऐड कर देना है।
तो हमारा एक सम निकलेगा। अब वो महादशा स्वामी कितना आयु प्रदान कर रहा है, उस पर्टिकुलर आयु में हमारा जो ये सम निकला इसको डिवाइड कर देंगे और उसका जो क्वोशिएंट है उसको नोट कर देंगे। अब हमारे स्टेप नंबर 3 में जो प्रोडक्ट्स निकले थे उसमें इस क्वोशिएंट को अगर मल्टीप्लाई कर दें इंडिविजुअल प्रोडक्ट के साथ तो हमको इंडिविजुअल अंतर्दशा स्पान है वो ज्ञात हो जाएगा। अब पिछले दो स्लाइड काफी डिफिकल्ट रहे होंगे बहुत लोगों के लिए, इसको एग्जाम्पल में समझते हैं। देखिए, फॉर एग्जाम्पल हम चंद्रमा के महादशा के बारे में बात करते हैं। देखिए, अगर हम चंद्रमा की दशा स्पान के बारे में बात करें तो चंद्रमा पिंडायु में वीवी रमन जी को 23 साल और 6 महीने का आयु प्रदान कर रहा है। तो चंद्रमा की जो दशा स्पान होगी वो 23 साल और 6 महीने रहेंगे। अब देखिए, चंद्रमा के साथ शनि कंजंक्शन में बैठा है, तो शनि की जो अंतर्दशा फ्रैक्शन होगी वो 1/2 होगी। अब चंद्रमा से त्रिकोण में सिर्फ केतु बैठा है और मूल दशा में राहु केतु आएंगे नहीं। अब अगर हम चतुरस्त्र भाव अर्थात फोर्थ एंड एट्थ प्लेस को देखें तो फोर्थ प्लेस में मार्स, मरकरी और वीनस तीनों बैठे हुए हैं। अब तीनों में से किसकी षटबल ज्यादा है वो देखते हैं। इन तीनों में से मंगल की षटबल ज्यादा है, तो यहाँ पे मंगल की अंतर्दशा आएगी और उसको 1/4 फ्रैक्शन की अंतर्दशा प्राप्त होगी। तो चंद्रमा से अगर हम सप्तम में देखें तो वहां पे बृहस्पति अकेले बैठा है, तो बृहस्पति की भी अंतर्दशा चंद्रमा के महादशा के अंदर आएगी और उसको 1/7 फ्रैक्शन की अंतर्दशा जो है वो प्राप्त होगी। तो हमने पिछले स्लाइड में क्या देखा कि चंद्रमा के महादशा के अंदर जो अंतर्दशाएं आएंगी वो आएंगी चंद्रमा की खुद की, फिर शनि की, फिर मंगल की, फिर बृहस्पति की। तो उनके जो फ्रैक्शंस रहेंगे चंद्रमा के 1/1, शटन के 1/2, मंगल के 1/4 और बृहस्पति के 1/7। तो इन सब फ्रैक्शंस में से जो डिनोमिनेटर्स हैं अर्थात 1, 2, 4, 7, इनकी अगर हम एलसीएम निकालें तो वो 28 निकलेगा। अब ये जो एलसीएम निकला इसको हर एक फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, अर्थात चंद्रमा के फ्रैक्शन जो 1/1 है उसको 28 से मल्टीप्लाई करेंगे तो निकलेगा 28। शनि की फ्रैक्शन 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो निकलेगा 14। मार्स का फ्रैक्शन 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो निकलेगा 7 और जुपिटर का फ्रैक्शन 1/7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो निकलेगा 4। ये जो 28, 14, 7 और 4 ये जो प्रोडक्ट्स निकले इसको अगर हम ऐड कर देंगे तो जो सम निकलेगा वो निकलेगा 53। अब चंद्रमा की दशा स्पान है 23 साल और 6 महीने, इसको अगर आप डेज में कन्वर्ट करेंगे तो निकलेगा 8575 डेज। अब इस 8575 डेज में हम ये जो सम निकला 53 इसको डिवाइड कर देंगे तो वो निकलेगा 161.79 डेज। अब ये जो क्वेश्चन 161.79 डेज निकला इसको अभी ये जो प्रोडक्ट्स हैं 28, 14, 7 और 4 इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर हम 28 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको मून की अंतर्दशा की स्पैन मिलेगी जो कि निकलेगा 4530.12 डेज और 12.41 ईयर्स। अगर 161.79 को 14 से मल्टीप्लाई करते हैं तो शनि की अंतर्दशा की स्पैन निकलेगी जो कि निकलेगा 6.2 ईयर्स का। अगर 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो मंगल की अंतर्दशा की स्पैन निकलेगी जो निकलेगी 3.1 ईयर्स की। और अगर 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो बृहस्पति की अंतर्दशा की स्पैन निकलेगी जो कि है 1.77 ईयर्स। तो चंद्रमा की जो एंटायर महादशा है 23 साल और 6 महीने का, इनमें से 12.41 ईयर्स की जो अंतर्दशा है वो मिलेगी खुद चंद्रमा को, फिर आएगी 6.2 ईयर्स की अंतर्दशा शनि की, फिर आएगी 3.1 ईयर्स की अंतर्दशा मंगल की और फाइनली आएगी 1.77 ईयर्स ऑफ अंतर्दशा जुपिटर की। अब यहाँ पे ऑस्पिशियसनेस ऑफ मूल दशा के बारे में बात करते हैं। ऑस्पिशियसनेस अर्थात शुभता और अशुभता के बारे में। देखिए, इसी दशा अंतर्दशा अध्याय के श्लोक नंबर 5 को देखें तो यहाँ पे वराहमिहिर जी क्या बता रहे हैं कि अगर कोई प्लैनेट अपनी हाईएस्ट पॉइंट ऑफ एक्सल्टेशन उच्च राशि के पास बैठा हो और वो अगर षडबल में भी अच्छा बल कैरी कर रहा हो अर्थात उसकी अगर षडबल रेशियो हाई हो तो उसको संपूर्ण दशा बोलते हैं। ये जो दशा होती है वो बहुत ही शुभ फल एक नेटिव को प्रदान करता है। फिर ये लिखा गया है कि अगर कोई प्लैनेट अपने डीप डेबिलिटेशन पॉइंट अर्थात नीच राशि में बैठा हो और इसी के साथ ही अगर इसकी षडबल रेशियो जो है वो बहुत ही कम हो तो उस केस में उस दशा को रिक्त बोला जाता है जो कि आपको अशुभ रिजल्ट्स देता है। फिर लास्ट में ये लिखा गया है कि अगर कोई प्लैनेट डीप डेबिलिटेशन में हो अर्थात पूरा नीच राशि में और वो अगर एक शत्रु नवांश में भी बैठ जाए अर्थात D9 चार्ट में वो अगर अपने शत्रु के राशि में बैठ जाए तो उस केस में उस दशा को अनिष्ट दशा बोला जाता है जो कि बहुत ही अशुभदायी रिजल्ट नेटिव को प्रदान करता है।
अब देखते हैं श्लोका नंबर 6 एंड 7। यहाँ पे वराहमिहिर जी क्या बता रहे हैं कि अगर कोई प्लैनेट अपनी एक्सल्टेशन पॉइंट को क्रॉस कर चुका हो, अर्थात अपने एक्सल्टेशन साइन के बाद जो दूसरा साइन है या उससे आगे वाले साइंस में बैठा हो, तो उसको अवरोहिणी प्लैनेट बोलते हैं, जो कि इन जनरल उसकी शुभता में कमी आ जाती है। बट अगर ये अवरोहिणी प्लैनेट अपने फ्रेंडली नवांश या फिर एक्सोल्टेशन नवांश में बैठ जाए, तो उसकी जो दशा पीरियड है वो इतना अशुभदायी नहीं रहता, वो मिक्स्ड रिजल्ट अर्थात शुभ और अशुभ दोनों रिजल्ट प्रदान करते हैं। फिर वराहमिहिर जी ये बोल रहे हैं कि अगर कोई प्लैनेट अपनी डीप डेबिलिटेशन पॉइंट क्रॉस कर चुका हो, अर्थात अपनी नीच राशि के बाद जो राशि है वो या फिर उससे आगे वाले राशियों में बैठा हो, तो उसको आरोहिणी प्लैनेट्स बोलते हैं, जो कि शुभ फल प्रदान करता है। बट यही प्लैनेट अगर एक एनिमी नवांश में बैठ जाए या फिर डेबिलिटेशन नवांश में बैठ जाए, तो उसकी दशा पीरियड जो होती है वो अधम माना गया है। अधम अर्थात ये बहुत ही खराब रिजल्ट देने में सक्षम है। फिर लास्ट में वराहमिहिर जी श्लोका नंबर 7 में क्या लिखे हैं कि अगर कोई प्लैनेट अपनी एक्सल्टेशन साइन अर्थात उच्च राशि में बैठ जाए, या फिर अपनी खुद की राशि में बैठा हो, या फिर अपनी फ्रेंडली साइन में बैठा हो, बट ये अगर अपने शत्रु नवांश या फिर नीच नवांश में आ जाए, तो इसके जो रिजल्ट्स होता है वो मिक्स्ड रिजल्ट्स मिलता है। अगर आप श्लोका नंबर 6 एंड 7 को अच्छे से एनालिसिस करें, तो यहाँ पे वराहमिहिर जी क्या बताना चाह रहे हैं कि एक पर्टिकुलर प्लैनेट नवांश में कौन सा राशि ऑक्यूपाई किया है, उससे उस पर्टिकुलर प्लैनेट की क्वालिटी पता चल जा रही है। कि अगर कोई प्लैनेट बर्थ चार्ट में वेल प्लेस्ड बढ़िया बैठा हो, बट अगर वो नवांश में शत्रु राशि या फिर नीच राशि में आ जाए, तो वो जो रिजल्ट देता है शुभ रिजल्ट, उस शुभता में कमी आ जाती है। बट अगर कोई प्लैनेट बर्थ चार्ट में बहुत ही खराब क्यों ना बैठा हो, वो अगर नवम चार्ट में वो अपनी उच्च राशि स्वराशि या फिर फ्रेंडली नवंश में बैठ जाए, तो उस केस में पूरा खराब रिजल्ट नहीं देता, वो मिक्स्ड रिजल्ट्स आपको प्रदान करता है, अर्थात खराब के साथ अच्छा रिजल्ट देने में भी वो सक्षम होता है। अब देखते हैं वीवी रमन जी के एग्जाम्पल। देखिए, इनके अगर प्लैनेट्स के बारे में बात करें, सन से लेके शुक्र और फिर एसेंडेंट तक, तो कौन से ग्रह की दशा अच्छा फल देगा, कौन से ग्रह की दशा खराब फल देगा, यहाँ पे हम डिटरमाइन करते हैं। सबसे पहले हम उनकी षडबल रेशियो, यहाँ पे षडबल रेशियो क्या है कि एक पर्टिकुलर प्लैनेट को षडबल में इस हॉरोस्कोप में कितना बल प्रदान किया गया है डिवाइडेड बाय उसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है, इसको षडबल रेशियो बोलते हैं। उस षडबल रेशियो को यहाँ पे लिखना है। जिस प्लैनेट की षडबल रेशियो 1 से बहुत ऊपर होगा वो अच्छा माना जाएगा, और जो 1 से नीचे होगा उसको वीक माना जाएगा। तो सबसे पहले सूर्य की बात करते हैं। देखिए, सूर्य को षडबल रेशियो 1.4 है, अर्थात ये बहुत स्ट्रांग है। ये D1 चार्ट में कर्क राशि अर्थात अपनी फ्रेंडली साइन में बैठा है, और नवांश चार्ट में मकर राशि अर्थात शत्रु राशि में बैठा है। क्योंकि ये अच्छा सडबल कैरी कर रहा है, फ्रेंडली साइन में भी बैठा है, बट ये एक एनिमीज नवांश कैरी करने की वजह से ये अपने पीरियड में जो रिजल्ट देगा वो मिक्स्ड क्वालिटी का रिजल्ट देगा। अब चंद्रमा की बात करते हैं। इसका षडबल रेशियो 1.5 है, अर्थात ये भी अच्छा बैठा है। अगर आप नेटल चार्ट की बात करें तो उसमें वो एक्सोल्टेड है, बहुत अच्छा। और नवांश में देखें तो वो सिंह राशि में बैठा है, जो कि फ्रेंडली नवांश है। तो चंद्रमा अपनी दशा में बहुत ही अच्छे क्वालिटी का रिजल्ट प्रदान करेगा। अगर शनि की बात करें तो देखिए, शनि की षडबल रेशियो वो 1.5 है, यानी कि बहुत अच्छा। वो टॉरस साइन में बैठा है, अर्थात फ्रेंडली साइन में। और नवांश में देखें तो शनि नीच का हो गया है। तो नवांश में शनि गड़बड़ हो गया है, इसके वजह से वो चाहे अच्छा षडबल कैरी कर रहा हो, अच्छे राशि में बैठा हो, क्योंकि नवांश से बिगड़ गया तो वो मिक्स्ड रिजल्ट्स प्रोड्यूस करेगा। अगर मंगल की बात करें तो देखिए, मंगल षडबल में 1.3 कैरी कर रहा है, तो अच्छा खासा बल है। नेटल चार्ट में वो सिंह राशि में अर्थात फ्रेंडली साइन में बैठा है, और नवांश चार्ट में वो तुला राशि में बैठा है, जो कि न्यूट्रल साइन है। अर्थात ये ओवरऑल गुड क्वालिटी रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा अपनी दशा में। अगर मरकरी की बात करें तो उसकी षडबल रेशियो 1.1 है, अर्थात ठीक ठाक बल है वो। नेटल चार्ट में लियो साइन अर्थात फ्रेंडली साइन में बैठा है, नवांश चार्ट में भी लियो साइन अर्थात फ्रेंडली साइन में बैठा है। अर्थात ये जो मरकरी है वो वर्गोत्तम है, और जो प्लेनेट वर्गोत्तम होता है वो अच्छा रिजल्ट्स प्रोड्यूस करता है। इसके वजह से मरकरी अपनी मूल दशा में गुड क्वालिटी रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा। अगर बृहस्पति की बात करें तो बृहस्पति की षडबल रेशियो 1.1,
अर्थात बृहस्पति ठीक ठाक स्ट्रेंथ कैरी कर रहा है। नेटल चार्ट में स्कॉर्पियो साइन अर्थात मित्र राशि में बैठा है, बट नवांश चार्ट में वो शत्रु राशि में आ जा रहा है। इसका वजह से वो मिक्स्ड क्वालिटी का रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा। अगर शुक्र की बात करें तो शुक्र नेटल चार्ट में सिंह राशि अर्थात शत्रु राशि में बैठा है। षडबल रेशियो 0.9 है अर्थात षडबल में वो वीक है। और नवांश चार्ट में जो विनस है मेष राशि अर्थात न्यूट्रल साइन में बैठा है। क्योंकि उसकी षडबल रेशियो 1 से नीचे है अर्थात वीक है। राशि चार्ट में एनिमी साइन में बैठा है और नवांश में न्यूट्रल में बैठा है, तो इसके वजह से वो जो रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा वो खराब क्वालिटी का रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा। अर्थात शुक्र की दशा जो रहेगी वो अशुभदायी रहेगी। अब लगन की शुभता और अशुभता के बारे में देखते हैं। देखिए, जब कभी लगन की दशा आएगी तो वहां पे हमको देखना है कि D1 चार्ट का जो लगन है उसका स्वामी कौन है और नवांश चार्ट में जो लगन आ रहा है उसका स्वामी कौन है। अगर ये दोनों स्वामी एक हो जाएं या फिर परस्पर मित्र हो तो लगन की दशा जो है वो अच्छी जाने वाली है। बट अगर ये दोनों परस्पर शत्रुता रख रहे हो तो उस केस में लगन की जो दशा जाने वाली है वो खराब जाने वाली है। देखिए, यहाँ पे नेटल चार्ट में असेंडेंट में एक्वेरियस है और नवांश चार्ट में असेंडेंट में कैप्रिकॉर्न है। दोनों के स्वामी शनि है। इसके वजह से बीबी रमन जी के जो असेंडेंट की दशा आएगी वो अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस करेगी। अब देखते हैं कंक्लूजन। देखिए, मूल दशा जो है ये एक एंशियंट दशा सिस्टम है। तो ये जो दशा आज से 2000 साल पहले निकला था, ये दशा उस जमाने के पीपल के लाइफस्टाइल जो है उसको लेकर निकला था। बट अगर आप 21st सेंचुरी की बात करें तो आज की जो भारत है ये वेस्टर्न कल्चर से इन्फ्लुएंस्ड है और यहाँ पे जो लोग हैं वो वेस्टर्न वे ऑफ लाइफ जो है वो भी फॉलो करने लगे हैं। फिर मेडिकल साइंस के एडवांसमेंट की वजह से बड़े सारे जो रोग हैं उसके जो इलाज है वो भी आजकल अवेलेबल है। तो जिसके वजह से लॉन्जिविटी कैलकुलेशन थ्रू अंशायु, पिंडायु और नैसर्गिक आयु, इसकी जो एग्जैक्टनेस है वो आज 21st सेंचुरी में इतना ज़्यादा रिलायबल नहीं है। इन दोनों चीज़ों के वजह से मॉडर्न डे में अगर आप मूल दशा को यूज करते हैं तो एक प्रॉपर प्रेडिक्शन करने में डिफिकल्टीज फेस कर सकते हैं। एंड फाइनली, अगर आप प्रेजेंट डेज की बात करें तो जितने भी सारे दशाएं अवेलेबल हैं, प्लैनेट बेस्ड, राशि बेस्ड, नक्षत्र बेस्ड, जितने भी सारे दशाएं अवेलेबल हैं उनमें से जो विंशोत्तरी दशा सिस्टम है वो सबसे रिलायबल दशा सिस्टम माना जाता है और वो एक्सीलेंट रिजल्ट भी आपको प्रोड्यूस करता है। इसी के साथ हमारी आज की डिस्कशन समाप्त होती है। अगले वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ मिलते हैं। नमस्ते।